नमस्कार। महिलाओं के जीवन और उनके सम्मान की सुरक्षा हमेशा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है और 1997 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा जजमेंट या विशाखा गाइडलाइन के रूप में जो एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया गया, उसने भारत में कामकाजी महिलाओं या कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए और उनके जीवन तथा उनके अधिकारों की, उनके सम्मान की सुरक्षा के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजन प्रदान किए। ये जजमेंट एक लैंडमार्क माना जाता है महिला अधिकारों की सुरक्षा को लेकर। 2013 में जब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम का निर्माण हुआ, उस समय पर भी विशाखा जजमेंट चर्चित रहा है। तो वैसे तो ये जजमेंट अपने आप में बहुत ही चर्चित है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार इसमें से क्वेश्चन आते रहे हैं ऑब्जेक्टिव पेपर्स में, डेस्क्रिप्टिव पेपर में। तो आज 8 से 10 मिनट का जो वीडियो है उसमें 5-7 स्लाइड्स हैं। हम देख लेते हैं क्या ये केस था, इस केस में किन किन बेसिक बातों पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत हुआ है। आग्रह है सभी से ये वीडियो पूरा देखिएगा। विशाखा बनाम राजस्थान, कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा क्या था 1997 का ऐतिहासिक फैसला, इस पे हम आगे देख लेते हैं यहाँ। और ये जो जजमेंट है 97 का जजमेंट माना जाता है और ये रिट याचिका भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 यानी कि जो विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है, आर्टिकल 19 यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार है, और आर्टिकल 21 यानी जो जीवन का अधिकार है और अब जिसे हम गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के रूप में भी जानते हैं, उसके तहत जो कामकाजी महिलाओं के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, एनफोर्समेंट बोलते हैं, लागू करना, उसके लिए दायर की गई थी। मामला ये था कि राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता और जो बाल विवाह को रोकने का प्रयास कर रही थी और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद एक एनजीओ, जो विशाखा नाम का एनजीओ था, गैर सरकारी संगठन, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका लगाई गई। आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन का जो अधिकार है, उसके तहत ये याचिका प्रस्तुत हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें देखिए बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यह घटना उन खतरों को उजागर करती है जिनसे कामकाजी महिला को गुजरना पड़ सकता है। ऐसी प्रत्येक घटना के परिणाम स्वरूप जो लैंगिक समानता का विषय है, यानी जो जेंडर इक्वेलिटी का विषय है, पुरुष और स्त्री समानता का जो विषय है, और जो जीवन तथा स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस घटना ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए अपर्याप्त कानूनी ढांचे को उजागर किया। देखिए 1997 का जब ये मामला आया, तब उस समय पर कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई भी पर्याप्त विधायी जो संदर्भ है वो मौजूद नहीं था और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित किया गया। और जैसा मैंने आज शुरू में भी कहा कि 2013 में जब निर्भया कांड के बाद और एक महत्वपूर्ण कानून बना कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम, तो वहां से एक महिला सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विधायी ढांचा या एक महत्वपूर्ण कानून जो है प्रस्तुत होता है। तो 97 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस जो उस समय एक ऐसे कानून का जो अभाव था उसको रेखांकित किया। साथ ही कहा गया कि विधायी उपायों की अनुपस्थिति में एक वैकल्पिक तंत्र के द्वारा एक अल्टरनेट सिस्टम जनरेट किया जाए, उसके द्वारा सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता बताई गई। और इसीलिए ये जो डिसीजन था, इसको विशाखा गाइडलाइन के रूप में भी जाना गया, विशाखा दिशा निर्देश के रूप में भी जाना गया। ये रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत कामकाजी महिलाओं के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए दायर की गई थी। लैंगिक समानता के जो मूल मानव अधिकार है, हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो कि यूएन डिक्लेरेशन में भी आते हैं 10 दिसंबर 1948 के, उसको विशेष रूप से संदर्भित किया गया क्योंकि विश्व भर में जो महिला सुरक्षा का विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है, तो उसमें उनके प्रभावी प्रवर्तन और यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार, विशेष रूप से कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध गारंटी प्रदान करने के लिए अधिनियमित जो कानून था, उसकी अनुपस्थिति के देखते हुए हम सभी कार्यस्थलों या अन्य संस्थानों में उचित पालन के लिए दिशा निर्देश और मानदंड निर्धारित करते हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट, जो उनका डिसीजन है, उस डिसीजन के वाक्य हैं। और ये जो दिशा निर्देश मापदंड इसलिए दिए गए, उस समय लिखा गया कि जब तक इस उद्देश्य के लिए कोई कानून नहीं बन जाता है। तो क्या उसमें गाइडलाइन थी, तो जो गाइडलाइन है उसमें दिशा निर्देश और मानदंड है, वैसे तो काफी सारे हैं। उसमें जो मुख्य बातें की गई थी, उसमें बताया गया कि कार्यस्थल और अन्य संस्थानों में जो नियोक्ता या जो अन्य जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनका कर्तव्य क्या होगा। यौन उत्पीड़न की जो परिभाषा है, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां होंगी जिन्हें यौन उत्पीड़न के भीतर शामिल किया जाएगा। फिर इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या जो निवारक कदम, प्रिवेंटिव जो मेजरमेंट है, वो अपनाए जाएंगे। और यदि इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में आता है तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार की जो आपराधिक कार्रवाई है वो वहां प्रस्तुत की जाएगी, किस प्रकार की डिसिप्लिनरी एक्शन जो है, अनुशासनात्मक कार्रवाई वहां की जाएगी संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जो इस प्रकार के मामलों में दोषी साबित होता है। फिर शिकायत तंत्र क्या होगा, कैसे नियोक्ता शिकायत की जाएगी, कैसे वो शिकायत आगे जो है प्रशासन तक वहां प्रस्तुत की जाएगी। और साथ ही एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का संदर्भ जो है विशाखा गाइडलाइन में प्रस्तुत किया गया। और साथ ही एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात जो है दी गई थी, वो ये थी कि कार्यस्थल पर
यौन उत्पीड़न के स्पष्ट निषेध को, यानी यौन उत्पीड़न किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित तरीके से जो विषय है उनको अधिसूचित किया जाएगा, नोटिफाइड किया जाएगा, उनको पब्लिश किया जाएगा, प्रकाशित और प्रसारित किया जाएगा। यानी कि जो विभिन्न संस्थान हैं जहां पर लोग काम करते हैं, वहां पर जो कामकाजी महिलाएं हैं और जो कार्यस्थल पर जो महिलाएं हैं उनका यौन उत्पीड़न रोका जाए, और इसको लेकर जो प्रभावी दिशा निर्देश हैं वो उन कार्यालयों में उपयुक्त स्थानों पर जो है उनको लिखकर या पब्लिश करा के उपयुक्त स्थानों पर उनको नोटिस बोर्ड वगैरह या जहां भी विजिबल जो फॉर्म है उसमें उनको लगाया जाएगा। साथ ही महिलाओं की जो सम्मान और उनके जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उनका कार्य, अवकाश, स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में उचित कार्य स्थितियां प्रदान की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति कोई प्रतिकूल वातावरण उपस्थित नहीं हो। फिर साथ ही ये मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 32 है उसके तहत उपलब्ध शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि इसे संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून माना जाए। देखिए आर्टिकल 141 जो है वो ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो घोषित विधि है वो भारत राज्य क्षेत्र में सभी जो न्यायालयों, सभी व्यवस्थाओं पर जो है पूर्ण रूप से बाध्यकारी होगी, विधि के समान उसका बल होगा। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि उस समय पर महिला सुरक्षा को लेकर किसी एक प्रभावी जो कानून जो कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोक सके, ऐसा कोई प्रभावी कानून उस समय नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में इस अनुपस्थिति को रेखांकित भी किया। इसलिए उन्होंने कहा कि जो गाइडलाइन, जो दिशा निर्देश उनके द्वारा दिया जा रहा है, ये एक इटसेल्फ एक जो है लॉ का काम करेगा, इसे एक कानून ही माना जाए। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 141 के तहत ये शक्ति संविधान में दी गई है। न्यायालय ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर एक कन्वेंशन का उल्लेख किया। यह कन्वेंशन बड़ी महत्वपूर्ण कन्वेंशन है। 1979 में यह कन्वेंशन कंप्लीट हुई थी। सीडो इसको बोलते हैं, कन्वेंशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन इसको बोलते हैं। सीडो ये संधि हुई थी 1979 का इसका एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। और इस संधि को यह कहा गया कि महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन संबंधित अभिसमय, भारत ने भी इस पर सिग्नेचर किया है, रेटिफिकेशन इसका अनुमोदन किया है। और इसमें महिलाओं के सुरक्षा और उनके मूलभूत जो मानव अधिकार हैं वो किस प्रकार से संरक्षित रहेंगे, इसको लेकर काफी व्यापक रूप से इसमें योजनाएं प्रस्तुत की हैं, जिसे दुनिया के विभिन्न देशों के द्वारा स्वीकार किया गया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ फंडामेंटल राइट्स में के साथ साथ ह्यूमन राइट्स का भी जिक्र किया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का भी जिक्र किया। आर्टिकल 32 के तहत ये रिट याचिका प्रस्तुत हुई। आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 21 का संदर्भ आया। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 141 यानी अनुच्छेद 141 के तहत जो उनकी शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो घोषित निर्णय है विधि के समान बाध्यकारी होंगे, विधि के समान प्रभावी होंगे, उनको भी यहां पर संदर्भित किया था। फिर 2013 का जो संदर्भ है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि 2012 में निर्भया कांड और उसके पश्चात नागरिक समाज का जो एक आंदोलन देखा गया भारत में, और उसके परिणाम स्वरूप महिला सुरक्षा को लेकर विशाखा गाइडलाइन जो दी गई थी उसको ध्यान में रखते हुए एक और भी अधिक व्यापक प्रकार का कानून जो है ये कानून बनाया गया 2013 में, महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। किसी क्लास में हम इस कानून के भी जो मूल मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कार्यस्थल के साथ साथ जो परिभाषा है बहुत व्यापक की गई है। विभिन्न प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी, निजी, अर्ध सरकारी जो कार्यालय हैं और विभिन्न प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स हैं, संस्थान हैं, प्लेसेस हैं, इवन ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं, उन सभी में जो है उन सभी जगहों पर महिलाओं की जो सुरक्षा है, महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के अधिकारों की जो सुरक्षा है उसको शामिल किया गया है इस कानून के अंतर्गत। तो इस कानून पर हम कभी नेक्स्ट क्लास में निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। कभी इस अधिनियम ने विशाखा निर्णय में निर्धारित जो दिशा निर्देश है उनको संहिताबद्ध किया है, उनको कोडिफाइड किया है, एक जगह उनको लिखा है, जिससे भारत में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए एक कानूनी ढांचा जो है वो प्रदान किया गया है। तो ये आज की जो क्लास है उसमें ये मूल बातें मैंने बताई आपको विशाखा जजमेंट से रिलेटेड, और उम्मीद करता हूं कि अन्य सभी क्लासेस की तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस की एक श्रृंखला हमने शुरू करी है उसमें 5-6 केसेस पर अब तक हम चर्चा कर चुके हैं। आगामी एग्जामिनेशन में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेंगे, 8 से 10 मिनट की क्लास होती है। तो आज की ये जो क्लास है ये काफी फ्रूटफुल रही होगी आप सभी के लिए। ऐसी ही क्लासेस हम लगातार लेकर आ रहे हैं, और कुछ और भी चीजें जो है हम पॉलिटी की तैयारी के लिए निश्चित रूप से ला रहे हैं। पॉलिटीजोन ऐप पर पॉलिटी का कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स भी उपलब्ध है। आप उसमें काफी संख्या में विद्यार्थी लगातार जुड़ रहे हैं, आप सभी का आभार है। और भी आप इस कोर्स के बारे में जो पॉलिटीजोन ऐप है उसको डाउनलोड करके वहां जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज की क्लास काफी पर्याप्त रही होगी आपके लिए, और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि आप नोट्स बना सकें उसमें से और आगामी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।